नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम 3 देशों की सफल यात्रा, भारत का बढ़ता प्रभाव। मैं हूं अजय मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अपनी 3 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर वापस स्वदेश लौट आए हैं। पिछले सोमवार से शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिनों का ये मिशन आज पूरा हुआ। पीएम मोदी आज सुबह ही स्वदेश लौटे। आज हम अपनी इस खास पेशकश में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि आखिर पीएम मोदी का ये दौरा कितना कामयाब रहा, क्योंकि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जब पीएम मोदी विदेश में थे तो किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रोग्राम में आगे बढ़ें उससे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों से अंदाजा हो जाएगा कि यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी का सुपरहिट साबित हुआ है। 3 तस्वीरें हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, और इन्हीं तीनों देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, यानी सच्ची दोस्ती पक्की डील। आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद उन्होंने महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए प्रम्बानन मंदिर के जीर्णोद्धार का उद्घाटन भी किया गया। दूसरी तस्वीर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्षिक लीडर्स समिट के दौरान रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने वाले कई संयुक्त घोषणा पत्रों पर सहमति बनी। तो तीसरी तस्वीर है न्यूजीलैंड से, जहां पर न्यूजीलैंड में पिछले 40 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला ऐतिहासिक न्यूजीलैंड दौरा रहा। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ मिलकर उच्च स्तरीय वार्ता की और ऑकलैंड में भव्य किया ओरा मोदी कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस स्पेशल प्रोग्राम में आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की इन 3 देशों में क्या क्या सफलताएं रहीं और भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी आगे चलकर 2047 तक विकसित भारत का सपना, और इस लिहाज से ये डील कितनी कारगर साबित हो सकती है। तो अगले 1 घंटे आप कहीं मत जाइए, इस खास पेशकश के जरिए तमाम समझौतों की गणित को समझिए। और पीएम मोदी के 3 देशों की सफल यात्रा पर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी है। भाजपा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के महासागर विजन को मजबूत करने का काम किया गया है। बीजेपी ने कहा कि यह नीति केवल भारत की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि साझा समुद्री विरासत को देखते हुए सभी मित्र देशों की सामूहिक जिम्मेदारी और संप्रभुता पर आधारित है। प्रधानमंत्री सेशेल्स गए थे। ये सेशेल्स है, ये इंडियन ओशन है। यह सेशेल्स जो देश है वो इंडियन ओशन के वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन, पूर्वी तट पे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया इंडियन ओशन के ईस्टर्न साइड में है, पूर्वी छोर पे है। तो इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर से इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर तक ये एक स्ट्रैटेजिक अलायंस रहा। आप सोच करके देखिए, एक कोने में सेशेल्स, दूसरे कोने में इंडोनेशिया, दोनों कोनों को लामबंद कराना अपने इंटरेस्ट के लिए यह भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। और बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने बताया कि 3 देशों की यात्रा से इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन, ये दोनों ही क्षेत्र पर भारत ने एक जबरदस्त पकड़ बना ली है। माननीय प्रधानमंत्री अब इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया गए, पैसिफिक के उसी लाइन में ऑस्ट्रेलिया गए और फिर न्यूजीलैंड गए। इन तीनों के विजिट से, इन तीनों के आपस के आचार विचार से इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन, ये दोनों क्षेत्र पे एक जबरदस्त पकड़, सामरिक, आर्थिक, वैचारिक और आर्थिक, इकोनॉमिकल, स्ट्रैटेजिक, और उसके साथ साथ आप पीपल्स सेंट्रिक, जनता के बीच आदान प्रदान का, कल्चर का, इन सब का एक बहुत बड़ा सेतु बना है। तो 3 देशों की यात्रा से बहुत बड़ी भूमिकाएं निकली हैं भारत की इस पड़ोसियों के क्षेत्र में। आपको बताएं कि 3 बड़ी विदेश नीति के स्तंभ कहे जा सकते हैं भारत के। पहला है पड़ोसी पहले, यानी नेबरहुड फर्स्ट। आपने देखा होगा कि जहां जहां भी
किन्हीं देशों में भी अगर कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तो भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर सामने आता है। चाहे वो वेनेजुएला की बात करें, अभी भूकंप आया, भारत ने सबसे पहले सहायता पहुंचाई। वैक्सीन मैत्री की आप बात करें, 150 देशों से ज़्यादा देशों को वैक्सीन की सहायता भारत ने दी। आसपास आप निगाह डालें, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, जहाँ जहाँ भी तबाही हुई, अफगानिस्तान हो, जहाँ जहाँ भी मुश्किलें आई, भारत ने बिल्कुल आगे बढ़ करके सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया। तो नेबरहुड फर्स्ट, ये भारत की पहली विदेश नीति का स्तंभ है। दूसरा स्तंभ है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी हम अपने पूरब के जो देश हैं उन पर कैसे ज़्यादा फोकस करें अपने विदेश नीति को लेकर के, अपने एग्जिम पॉलिसी को लेकर के। और तीसरी नीति आती है इंडो पैसिफिक विजन। एक तरफ हिंद महासागर, दूसरी तरफ पैसिफिक महासागर, दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं इंडो पैसिफिक। और इस क्षेत्र की सुरक्षा भारत की विदेश नीति का तीसरा प्रमुख स्तंभ। और इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो बनता है प्रधानमंत्री का महासागर विजन। और इसी महासागर विजन को बूस्ट देने के लिए, मजबूती देने के लिए, ये जो तीन देशों की यात्रा थी बहुत ही महत्वपूर्ण। हम ट्रेड और इकॉनमी पर क्या कुछ असर पड़ेगा उस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत चाहता है कि ये फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि चीन कई बार इस पर अपना अनाधिकार चेष्टा करता है ये बताने के लिए कि इंडो पैसिफिक उसका है। चीन का दावा है कि 2000 साल पहले उनके लोग वहाँ व्यापार किया करते थे और इसलिए इंडो पैसिफिक में व्यापार करने के लिए आपको चीन की अनुमति की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसी तर्क को देखा जाए तो 5000 वर्ष पहले भारत की जीडीपी करीब 75% थी पूरी दुनिया की, और हम दुनिया के हर हिस्से से व्यापार करते थे। तो क्या सारी समुद्री सीमाएं भारत की हुई? अगर इस तर्क के आधार पर देखें। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अरुण शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, खासतौर पर नई दिल्ली से, इन तीनों देशों की यात्रा पर बात करने का। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं और समझते हैं आपसे कि आप तो शायद ऑस्ट्रेलिया में थे, तो चलिए ऑस्ट्रेलिया से ही शुरुआत करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं, अगर आप ओवरऑल बता पाएँ एक बार, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ये यात्रा का कौन से कॉमन थ्रेड आपको दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान, और क्या कुछ बड़ी सफलताएं? बिल्कुल, देखिए अजय जी, अगर हम लोग कुछ कॉमन पॉइंट्स की बात करें, जो 3 नेशन विजिट की थी, जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था, इसमें इंडो पैसिफिक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा था। और इसको केवल इस विजिट से नहीं जोड़ना चाहिए, इससे पहले भी जो विजिट हुई है, इनफैक्ट हमने देखा कि जो सेशल्स की प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा रही थी, उससे पहले जापानीज लीडरशिप का भारत के अंदर आना, तो इंडो पैसिफिक एंड ऑफ कोर्स इंडियन ओशियन रीजन की हम जो पूरी बात करते हैं, तो उसके अंदर कैसे भारत का एक तरह से वर्चस्व, और जो भारत हर बात इस बात की वकालत कर रहा है कि जो इंडो पैसिफिक को हमें सेफ, सिक्योर बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है, उस दिशा के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, इनफैक्ट हमने देखा इंडोनेशिया में भी हमने देखा कि जो डिफेंस पैक्ट साइन होते हुए दिखाई दी, और दोनों ही देश काफी नजदीक आए हैं। डिफेंस एक कॉमन पॉइंट रहा है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम यहाँ पे बात करें, टेकिंग फॉरवर्ड जो इंडो पैसिफिक के पॉइंट को, तो देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की जहां तक बात की जाए तो डिफेंस को लेकर के टाइज को अपग्रेड किया गया है। इसका मतलब क्या? देखिए अभी तो हम डिफेंस एक्सरसाइज साथ में कर रहे थे, नेवल एक्सरसाइज साथ में हो रही थी, लेकिन अब ये अपग्रेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो रिफ्यूलिंग होती है, जो दोनों सपोज मिलिट्री लेवल पे जो एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करना है, तो उसको वापस अपने बेस पे आने की जरूरत नहीं है, वो एयर टू एयर रिफ्यूल का सिस्टम को वो आगे लेकर के जाएंगे। हम एक दूसरे के एयर बेसिस को इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे। यानी फॉर एग्जांपल, हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसको पार्क कर सकेंगे, आप उसको डिप्लॉय कर सकेंगे, ऑफ कोर्स उन बेसिस को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस सिक्योरिटी के लिहाज से डिफेंस के मोर्चे पर काफी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंटरेस्टिंगली, जो डिफेंस मिनिस्टर लेवल पे जो डायलॉग होगा वो एनुअली अप होगा, तो इससे डिफेंस टाइज और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। सेकंड, इंडो पैसिफिक को आगे बढ़ाते हुए मैरीटाइम एक काफी इंपॉर्टेंट रहा है, मैरीटाइम सर्वेलेंस को लेकर के, और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम इंडो पैसिफिक को सिक्योर बनाने की बात करते हैं। उस दिशा के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आते हुए दिखाई देंगे। तो इंडो पैसिफिक के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। ट्रेड की जहां तक हम बात करते हैं, तो एक तरह से बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था। एक तरफ हम जानते हैं कि एक्टा तो भारत ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ अब सीका की नेगोशिएशंस में और आपको गति मिलती हुई दिखाई देगी। तो जाहिर सी बात है, काफी सारे बड़े टेक अवेज है, जिसमें डिफेंस एक प्रोमिनेंट रहा है और एनर्जी एक प्रोमिनेंट रहा है। इनफैक्ट ट्रेड भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रहा है। एनर्जी के लिहाज से हम जानते हैं कि यूरेनियम सप्लाईज 2009 में भी भारत ने एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ ये बात को बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जब तक एनर्जी प्राइस की बात है, तो यूरेनियम सप्लाई भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से होता हुआ देगा, जो भारत के एनर्जी मिक्स को काफी ज्यादा बल प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। अजय जी, अरुण, आप मेरे साथ बने रहे। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU, और
एम्बेसडर अनिल कुमार त्रिगुणायत जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही महानुभावों का इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आपसे शुरुआत करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं, और सबसे पहला सवाल मेरा महासागर की जो नीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसी पर है। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, सभी क्षेत्रों के में जो सुरक्षा है हमारी और जो ग्रोथ है उसको बढ़ावा देना, महासागर की नीति को कितना बढ़ावा मिला है इन 3 देशों की यात्रा में? प्रोफेसर भारद्वाज जी। अजय जी, सभी को नमस्कार, और आपने अपने शो के लिए बुलाया उसके लिए धन्यवाद। और देखिए, अगर तीनों देशों की यात्रा का हम अगर ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस करते हैं तो आप ये बात मान के चलिए कि जो भारत की जो अपनी विदेश नीति है, जिसकी शुरुआत सागर से हुई थी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, उसको हमने बेसिकली महासागर पॉलिसी, जो आपने कहा कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट अक्रॉस द रीजन, उसको हम इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करने की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें 2 पॉलिसीज एक साथ चल रही हैं। एक जो महासागर पॉलिसी है जो अक्रॉस द रीजन, जो आपने शुरुआत में भी कहा था कि भारत की तीन पेरीफेरी स्कोप है काम करने के। एक है नेबरहुड है, जिसमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। दूसरा एक्सटेंडेड नेबर्स है, जिसमें हम कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, और कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, और जो अभी आईमैक जो हमने मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की, उसको कनेक्ट करने की। और तीसरा जो बड़ा एक जो पॉलिसी है वो बेसिकली बियॉन्ड द रीजन, वो महासागर पॉलिसी है। इसी के साथ साथ जो दूसरा पॉलिसी पर्सपेक्टिव चल रहा है वो कि क्या भारत की समझ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में क्या है। तो मैं मोटे तौर पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेशल्स से लेके इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड तक जो यात्रा हुई है, उसको मैं तीन इंपॉर्टेंट पक्ष में रखूंगा। पहला कि देखिए, ये कल्चरल कनेक्टिविटी की तरफ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो हमारे लॉस्ट लिंक थे। अगर आप इंडोनेशिया को ही लेते हैं तो आप ये देखिए कि चोला डायनेस्टी से लेके जो हमारा जो कल्चरल कनेक्ट था, जो ट्रेड भी होता था, मसाले का ट्रेड होता था, जो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और ये कहिए कि जो इस्लाम, इंडो इस्लामिक कल्चर वहाँ तक गया। तो कल्चरल कनेक्टिविटी, दूसरा कॉमर्शियल कनेक्टिविटी, फुल ऑफ बैगेज आर देयर फॉर द कॉमर्शियल कनेक्टिविटी। जिस तरीके से सेसा, जो एक्टा से सेसा की तरफ हम बढ़े, जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और रोड मैप तैयार किया 2030 तक न्यूजीलैंड के साथ, जी, वो एक कॉमर्शियल कनेक्टिविटी की बात करते हैं। जो तीसरा जो कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी, जो हमारा बेसिकली ट्राई नेशनल रोड कनेक्टिविटी से हम वियतनाम से जोड़ते हुए इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तक। और इसमें एक और पक्ष है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन के माध्यम से एक एनर्जी कॉरिडोर क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तीनों है। लेकिन एक बात मैं अजय जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये बेसिकली इंडिया का जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव है, उसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, वो बेसिकली 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक पावरफुल उन्होंने भाषण दिया न्यूजीलैंड में कल, उसमें सब कुछ कि भारत के पास क्या स्ट्रेंथ है, भारत कहाँ लीड कर रहा है दुनिया को, कहाँ पर, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, फूड प्रोडक्शन हो, वीट प्रोडक्शन हो, मोबाइल डेटा कंजम्पशन हो, तो उसमें 3 पक्ष हैं कि एक तो भारत का पॉलिसी का कि वी आर एनहांसिंग, हम अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को एनहांस कर रहे हैं। और वो हमारी पॉलिसी का हमेशा प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को मजबूत करते हैं, वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी उसको एड्रेस करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं कि आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है, और आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइल से लेके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से लेके, तो हमारी बहुत कॉन्शियस मिलिट्री डिप्लोमेसी हो रही है कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक रीजन में कॉन्शियस मिलिट्री डिप्लोमेसी हो रही है। उसमें हम क्या क्या एग्रीमेंट के हम स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ आ सकते हैं। तीसरा जो तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि यूज ऑफ सॉफ्ट पावर। भारत दुनिया के सामने एक मिसाल देता है कि भारत एक सॉफ्ट पावर है, उसकी अपनी एक संस्कृति है, उसका अपना एक विरासत है, हेरिटेज है, दुनिया से जुड़ा हुआ है, चाहे उसमें योगा है, आयुर्वेदा है, या बाकी जो कल्चरल कंस्ट्रक्ट भारत के हैं, वो दुनिया को अब ये बात रिफ्लेक्ट हुआ जब आप मायोरी कम्युनिटी में, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कई उदाहरण कि कैसे न्यू ईयर्स का हमारी सिमिलरिटी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में क्या है, और ऑफ कोर्स जब उन्होंने प्रमाणन टेम्पल जो वहां के जीर्णोद्धार की बात कीजिए,
वहाँ पे देखिए शिवा, विष्णु, महेश सब वहाँ पे विराजमान है। और वहाँ पर जाके तो एक तरीके से आप मान के चलिए कि जो हमारा 3 पॉलिसी एम्फेसिस है कि यूज ऑफ सॉफ्ट पावर, कॉन्शियस मिलिट्री डिप्लोमेसी, एनहांस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हाल ही की यात्रा जी है, जी जी, उन बयान करता है। मैं उसमें थैंक यू प्रोफेसर साहब, इतने विस्तार से। ये फायदा होता है एक प्रोफेसर के साथ शो करने का कि आपको एक बहुत ही एक बड़ा वाइड पर्सपेक्टिव मिल जाता है। धन्यवाद। एम्बेसडर अनिल कुमार त्रिगुणात जी, जो फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। योर एक्सीलेंसी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो विजन, और हम चर्चा कर रहे हैं 3 देशों की यात्रा, एक ट्रस्टेड पार्टनर, एक शब्द इस्तेमाल हुआ है। भारत पर भरोसा दुनिया का इतना क्यों बढ़ा है, और इन 3 देशों की यात्रा की सफलता को आप किस तरह से देखते हैं? नमस्कार अजय जी। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब ने जो बता दी सारी बातें, उसके बाद कहीं कुछ रह नहीं गया कहने के लिए। मेरे ख्याल से आप शो बंद कर सकते हैं। तो असली बात यह है कि देखिए, कोई भी रिलेशनशिप, जब हम नॉर्मल रिलेशनशिप से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी और ट्रस्ट जो है, बिना उसके कोई भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे नहीं बढ़ सकती है। तो चाहे इंडोनेशिया हो, जिसके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है कंप्रेहेंसिव, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, और चाहे जो अब न्यूजीलैंड के साथ में हमने किया है। देखिए, एक चीज जो प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद में आई, और उन्होंने कहा भी ये बात एक्चुअली बैंक्वेट में कि मेरे प्रेडेसेसर्स ने काफी काम मेरे लिए छोड़ दिया था, तो अच्छी बात है। तो मैं समझता हूं कि जो एक हाई लेवल विजिट डेफिसिट जो था, उसको प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से बहुत ज्यादा वो गैप्स जो है वो बंद हो गए हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप देखिए कि पिछले 10 दशक में कितने हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किए हैं, कितने हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दोबारा इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स को साइन किया है, कितने सीपा, सीटा, इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन किया, किस तरह से मैरीटाइम कोऑपरेशन को साइन किया। तो ये तीनों देश जो हैं, इनका बड़ा एक महत्व है भारत की मैरीटाइम पॉलिसी में और इंडो पैसिफिक पॉलिसी में। जैसा सब जानते ही हैं कि भारत जो है वो एक इज ए रेजिडेंट पावर इन इंडियन ओशन, और हमको जो है जो चैलेंजेस आते हैं पूरे इंडियन ओशन में, और इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये ईरान और यूएस के वॉर की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, तो वैल्यू और सप्लाई चेन्स को किस तरह से खोला जा सके, उसमें जैसे पोर्ट्स के साथ हम सबांग और अपना निकोबार आइलैंड के साथ बात कर रहे हैं, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और इन सब देशों ने भी उसके ऊपर कोशिश किया है कि किस तरह से हमारे साथ और कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो इंडो पैसिफिक में ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि विजिट प्रधानमंत्री की है, और इसमें जितने भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं, हर एक एग्रीमेंट की अपनी एक बड़ी अहमियत है, लेकिन द फोकस जो है वो मैरीटाइम कोऑपरेशन के ऊपर है और ट्रेड और इकोनॉमिक एंगेजमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा है। मैरीटाइम कोऑपरेशन और ट्रेड इन्वेस्टमेंट को फोकस रखा गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम चलेंगे न्यूजीलैंड की यात्रा पर, और अपने संवाददाता अरुण से समझेंगे कि कौन सी वो बड़ी बातें रहीं जो न्यूजीलैंड के इस दौरे को खास बनाती हैं, और फिर एक एक करके सभी देशों की यात्रा पर आपको लिए चलेंगे। रैप अप कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। नहीं, फोल्ड बैक बढ़ा दो भाई। मेरी पसंद। फोल्ड बैक मुझे सुनाई नहीं दे रहा। वो मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम। 3 देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौटे हैं, और किस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है भारत का। और जिस तरह से हमारे जो विशेष मेहमान हैं वो बता रहे हैं कि भारत की जो आध्यात्मिक ताकत है वो अपने सॉफ्ट पावर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर देश में जहां भी जाते हैं वो वहां पर उसको विस्तार देते हैं। साथ ही साथ वो मिलते हैं भारतवंशियों से, और तीनों ही देशों के यात्रा में आपने देखा कि जो वहां पर एक मिनी भारत है उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरैक्ट किया, और भारत की जो विकास यात्रा है उसको जन जन तक पहुँचाने का काम किया। ये सबसे पहले न्यूजीलैंड की बात करते हैं। 3 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव पर प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे। ऑकलैंड में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें रक्षा क्षेत्र के सहयोग से सैन्य सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिए जाने पर सहमत बनी। और ख़ास बात यह कि वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 40 वर्ष बाद
किसी प्रधानमंत्री की, भारत के प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंध में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है। और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए को जमीन पे उतारना, इतने कम, शायद ये दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक संबंधों के उल्लेख से लेकर मुक्त व्यापार समझौते पर तीव्र गति दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का मजबूत आधार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके न्यूजीलैंड समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन की मौजूदगी में दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन पर महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी की ओर ले जाने पर खुशी व्यक्त की। मुझे खुशी है आज हम अपने संबंधों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने जा रहे हैं। यह माइलस्टोन हमें और अधिक ऊर्जा और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक्सेलेंसी, लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरीटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। I think we've made tremendous progress in a very short period of time on the trade agenda, but today's focus is about more than just the FTA. It's about where we go to next in this relationship and how we broaden that out. And I know we have very proud to announce that we will be forming a strategic partnership which will give the relationship more framework and breadth for us to continue to expand as we go forward from here. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत न्यूजीलैंड की मजबूत साझेदारी पहले से और सशक्त हुई है। ये 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑकलैंड के ही गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और पारंपरिक माओरी पोहिरी के भाव से भव्य स्वागत किया गया। माओरी पोहिरी न्यूजीलैंड के मूल निवासियों माओरी समुदाय की एक पारंपरिक और औपचारिक स्वागत समारोह प्रक्रिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ आर्येंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चलिए अब न्यूजीलैंड दौरे को समेटने की कोशिश करते हैं। हमारे एक्सपर्ट एम्बेसडर अनिल कुमार त्रिगुणाथ जी, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, वो बने हुए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, एक बार फिर से स्वागत। और अरुण शर्मा हमारे संवाददाता। अरुण, आपके पास आते हैं। न्यूजीलैंड का अगर हम बात करें तो एफटीए हो चुका है, रोड मैप टू 2030, और उसके बाद स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस एंड मैरीटाइम डॉक्ट्रिन एक बड़ी सफलता, और एनर्जी सिक्योरिटी। सभी मंचों पर, सभी मोर्चों पर आप न्यूजीलैंड यात्रा को कैसे समेटेंगे? देखिए अजय जी, जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो वहां भी कुछ न्यूजीलैंड के अखबार थे, तो लोकल अखबारों की जब तक बात की पब्लिश किया था कि ज्योग्राफी एक चैलेंज रहता है भारत ऑस्ट्रेलिया जैसे संबंधों की, यहाँ तक बात की जाए तो, और पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात की जाए तो। पर अगर हम इस विजिट की बात करें तो हमने देखा कि जो भारत और न्यूजीलैंड के संबंध हैं और नजदीक आते दिखाई दिए। एक तो सबसे बड़ी बात जो टेक अवे आप कह सकते हैं कि दोनों देश ने अपनी जो रिश्ते हैं उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट किया है। इसका मतलब है कि अभी तक हम कुछ गिने चुने सेक्टर्स में सहयोग या कोऑपरेशन हम लोगों का था, लेकिन अब हम लोग मल्टीपल सेक्टर्स जो कि काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिफेंस हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं उन सब में कोऑपरेशन को आगे ले जाते हुए दिखाई देंगे। इंटरेस्टिंगली भारत और न्यूजीलैंड ये भी बात को कह रहे हैं कि हम लोग 2030 तक 35,000 करोड़ तक अपने बायलैटरल ट्रेड को लेकर के जाएंगे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन अब देखिए कि जो पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करें तो एजुकेशन लेवल के ऊपर भी जो यूनिवर्सिटी है इंस्टीट्यूशन लेवल पे पार्टनरशिप्स को करेंगी और एक तरह से अपनी फिजिकल प्रेजेंस को भारत में लाती हुई दिखाई देंगी। जो कीवी फ्रूट जो फेस्टिवल होता है वो भारत में आयोजित करने की बात की जा रही है। स्पोर्ट्स को लेकर के भी कोलैबोरेशन किया जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। डायरेक्ट फ्लाइट्स को पुश करने की बात की जा रही है कि कैसे भारत और न्यूजीलैंड के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स को पुश किया जा सके, जिससे कि जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं इसको और कम किया जा सके। तो नो डाउट डिफेंस को लेकर के तो भारत और न्यूजीलैंड एक तरफ आगे आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन
इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स एंड इंटरेस्टिंगली जो फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है, उन तमाम सेक्टर्स के अंदर भारत और न्यूजीलैंड एक तरह से कोलैबोरेट करते हुए नजर आएंगे। जी, एम्बेसडर त्रिगुणात, अगर देखें तो न्यूजीलैंड की यात्रा बहुत ही सफल इस लिहाज से भी रही क्योंकि शायद पहली बार किसी भी देश के साथ और विकसित देश के साथ, और जितने भी FTAs आपने जिक्र किया सभी विकसित देशों के साथ हमने किए हैं पिछले कुछ वर्षों में, और 9 से ज़्यादा FTA जिसमें कि EU और अमेरिका जैसे बड़े ट्रेड ब्लॉक शामिल हैं उनके साथ हमने FTA किया। न्यूजीलैंड का जो FTA है वो इसलिए ख़ास रहा क्योंकि हमने 9 महीने के भीतर उसको कंप्लीट किया और उसमें इन्वेस्टमेंट का भी पैकेज है, साथ ही साथ मोबिलिटी को भी बढ़ावा दिया गया, 118 सर्विसेज को भी न्यूजीलैंड में जगह मिलेगी। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज को, और जिस तरह से अरुण बोल रहे हैं कि जो सॉफ्ट कनेक्ट बना है इस यात्रा से, उसको कैसे परिभाषित करेंगे? जी देखिए, जैसा कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो भी बोल रहे थे कि अब हमें इसके आगे कहाँ जाना है, जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो अगर आप देखेंगे कि मार्च 25 में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे और उस यात्रा के दौरान ही ये बात हुई थी कि हमें आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। तो जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इतना शॉर्टेस्ट पीरियड में ये हुआ है, तो मैं समझता हूँ ऐसे बहुत कम FTAs हैं जो हम निगोशिएट कर पाए हैं। पहले जमाने में क्या होता था कि FTA साइन करना एक डिलीवरेबल माना जाता था कि जब जा रहे हैं प्रधानमंत्री कहीं बाहर या कोई और नेता जा रहे हैं तो उस वक्त में क्या हम एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, इस तरह की बात हुआ करती थी। लेकिन उस वक्त में बहुत सारी चीजें पे ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए हमारे ज्यादातर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए थे जो हम कंट्रीज के साथ में, उसमें हमारे को इतनी डिलीवरी नहीं मिली, हमारी इंडस्ट्री को इतना बड़ा फायदा नहीं हुआ जो होना चाहिए था जी। तो इसीलिए बीच में हमने रोक दिया और अब फिर से दोबारा जो शुरू किया है एग्रीमेंट साइन करना, तो मेरे ख्याल से 9 या 10 कंट्रीज के साथ में हमने साइन किया है। उसमें अमेरिका के साथ अभी भी बातचीत चल रही है, वो देखना पड़ेगा। EU वाला भी एक्टिवेट होना है अभी, लेकिन जो ECFTA था जो 5 यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, वो एक्टिवेट हो गया है हमारा। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी उसको एक और हाई लेवल के ऊपर ले जाने की बात चल रही है। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद जैसी बात मैंने कही कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जब हम बनाते हैं किसी मुल्क के साथ में, तो जैसे डिफेंस है, सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस है, वो सारे, और जो मैरीटाइम कोऑपरेशन एक बड़ा स्पेसिफिक डोमेन है, लॉजिस्टिकल एक्सचेंज अरेंजमेंट्स हैं, वो सारी चीज तभी हो पाती है जब आपकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसी के साथ होती है और उसमें ट्रस्ट बड़ा रोल अदा करता है। तो इसमें हमने ये देखा। दूसरी चीज ये है कि जैसे मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 100 साल पुराना हमारा स्पोर्ट्स कनेक्शन है, चल भले वो क्रिकेट ग्रुप में हो या किसी भी तरह की, और उन्होंने अपनी पुरानी एक विजिट जो थी जिसमें वो गए थे तो उसको भी याद किया, अपना मफलर भी दिखाया वहां पर। ये तो मैं समझता हूँ कि जो एक कनेक्ट है और जो हमारे भारतीय मूल के लोग 2000 से ज्यादा लोग वहां रह रहे हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको बड़ा लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो वो एक भारत का सॉफ्ट पावर कनेक्ट है, और इसीलिए जो कल्चर के ऊपर में फोकस किया गया इस बार कि किस तरह से हम और बढ़ाएं, एक दूसरे को देखें। माओरी कल्चर जो है वो बड़ी प्रोफाउंड कल्चर है वहाँ की, और अभी तक बड़ा ट्रेडिशनल रूप में उसको देखते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के जो एबोरिजिन्स हैं उनका भी इसी तरह से है। और इंडोनेशिया तो हमने देख ही लिया कि वहां पर तो वहां के प्रधानमंत्री ने ही बोला है कि राष्ट्रपति ने ही बोला है कि हमारे अंदर ही भारत का DNA है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीजों को स्ट्रेंथन करने से ही तभी ट्रस्ट बिल्डअप होता है दो नेशन के बीच में। जी, एक छोटा सा रिएक्शन मैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज से लेना चाहूँगा न्यूजीलैंड पे, उसके बाद फिर हम ऑस्ट्रेलिया पे मूव करेंगे। प्रोफेसर साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं, खासतौर पर जो हमने देखा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में आगे जाते हुए, जो बायोफ्यूल एनर्जी जो मिशन है इंटरनेशनल, उसका हिस्सा बना है न्यूजीलैंड, और कैसे आगे जाते हुए देखते हैं आप कि न्यूजीलैंड भले ही वहाँ पर एक बहुत छोटा सा देश हो, विकसित देश हो, लेकिन भारतीयों की जो भारत वंशी है वहाँ पर, वो वहाँ की इकॉनमी में 9% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जी देखो, सबसे पहला तो रिएक्शन ये है कि एम्बेसडर त्रिगुणायत जी से हमेशा सीखने को मिलता है क्या कैसे डिप्लोमेसी चलती है, तो ये उनके लिए, उनको सुन के उनके लिए धन्यवाद। लेकिन जो देखिए भारत का अपना विजन क्या है, भारत का 2 स्पष्ट विजन है, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत विजन 2047, और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी का जो विजिट है, और जहां पर जिन बातों को एम्फेसिस किया है कि हम जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमने कहा कि एक्टा से सेसा की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप न्यूजीलैंड के साथ की है और जिसको टारगेट किया है 2030 उसमें देखिए
क्या है कि आप एफटीए कर रहे हैं, लेकिन उसमें 3-4 बातें मैं बहुत छोटे रूप में कहूंगा कि एक हमने मार्केट एक्सेस दिया है जो लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स है हमारे, चाहे वो यार्न है, जैम है, ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, और 100% मार्केट विदाउट टैरिफ मिल रहा है हमें। लेकिन इसमें एक और पक्ष है कि हमने अपने मार्केट में की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पार्टनरशिप को बढ़ाया है, और साथ ही साथ हमने जो हम क्या गेन करेंगे उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी गेन करेंगे अपने सेक्टर को, ताकि हम आत्मनिर्भर बने उस एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एपीकल्चर हो, फूड हो या फार्मास्यूटिकल हो इसमें। और तीसरा जो बड़ा पक्ष था कि जो पोस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो न्यूजीलैंड का, उससे भी हम सीख सकते हैं। तो बेसिकली हमने कोशिश इन पूरे एफटीए और पूरा विजिट से कि जो न्यूजीलैंड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका फायदा उठा टेक्नोलॉजीज है, उसको भारत के विकास के लिए, एक सस्टेनेबल रेजिलेंट डेवलपमेंट के लिए कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। एक पक्ष थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। नहीं सर, क्योंकि 3 देश हैं, थोड़ा सा समय इंपॉर्टेंट है कि भारतीयों का 10% कंट्रीब्यूशन है, और उसमें जो वीजा जो कहते हैं कि एक तरह प्रोफेशनल मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाए। जी चलिए सर, तो आपने कहा, मुझे एक आंकड़ा याद आता है कि जो फूड प्रोसेसिंग नहीं हो पाता उसकी वजह से देश में सालाना 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारत को उठाना पड़ता है। तो शायद उसमें भी हमें सफलता मिल सकती है, कुछ फायदा मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं सर और देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने क्या कुछ किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुख्य रूप से व्यापार, रक्षा, सैन्य, जो परमाणु ऊर्जा है, क्रिटिकल मिनरल्स और अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते हुए इन ऐतिहासिक साझेदारियों ने दोनों देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रूप से बहुत ही करीब ला दिया है। दोनों देशों के बीच क्या क्या समझौते हुए उस पर एक नजर डालते हैं। साइबर से रक्षा तक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार हुआ। सबसे बड़ी बात कि यूरेनियम और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा मिला। साइबर और आपूर्ति श्रृंखला पर भी नई साझेदारी को सहमति प्रदान की गई है, और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और समुद्री सहयोग, मरीन जो कोऑपरेशन है, उस पर भी दोनों देश सहमत हुए। और सबसे बड़ी बात कि इंडो पैसिफिक में शांति और साझा प्रतिबद्धता जताई गई। इंडो पैसिफिक, जिस तरह से भारत हमेशा फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक की बात करता है, ऑस्ट्रेलिया ने उसका समर्थन किया। साथ ही शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक संबंध मजबूत किए गए। भारतीय कलाकृतियों की स्वदेश वापसी, यानी तमिलनाडु में 3 महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ वापस आएंगी और उसके भी डिटेल्स आ चुके हैं। रूफटॉप सोलर प्रशिक्षण अकादमी का संचालन भी एक प्रमुख समझौतों में कहा जा सकता है। और साथ ही साथ भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने समझौता किया है। अरुण से बात करते हैं। अरुण, आप तो खुद ऑस्ट्रेलिया में थे, और सबसे बड़ी खबर यही कि भारत निवेश के लिहाज से जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ी सुपरएन्युएशन जो फंड है, जो वहाँ के पेंशनर्स का फंड होता है, अब तक $3.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, करीब 21-22 हज़ार करोड़ रुपए होते हैं। और इस बार इस लेग में $500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे अनाउंसमेंट को, और खासतौर पर जो समझौते हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किए हैं? देखिए, इसमें 2 बातें हैं कि आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो कि कई प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स में थी जब अनाउंसमेंट हुआ $500 मिलियन के आसपास, जो कि इंडियन पेंशन फंड में होगा, कि यूएसए खुद ऑस्ट्रेलिया के जो पेंशन फंड का जो मॉडल है उसको अडॉप्ट करना चाहता है। वो काफी लुक्रेटिव माना जाता है। अब ऐसे में जब मान के चलिए कि जब ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा पेंशन हाउस है, जो लगभग 23 लाख करोड़ के एसेट्स को मैनेज करता है, वो जब ये डिसाइड करता है कि वो भारत में जो हमारे जो ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसमें पैसा लगाएगा, तो ये मान के चलता है कि उसको भारत में सेफ्टी और सिक्योरिटी दिखाई देती है, अपने रिटर्न्स पे उसको सेफ्टी महसूस होती, तभी वो जाके भारत में जाके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है, अपार्ट फ्रॉम जो ये $500 मिलियन है, ये जो सीईओ फोरम्स का एक बड़ा आउटकम रहा था, इसके इधर एक और बड़ा आउटकम निकल करके आया कि जो सीईओज हैं दोनों ही देशों के, वो एनुअली विजिट करेंगे एक दूसरे के देश के अंदर, और कैसे इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा दिया जा सके मेक इन इंडिया के अंदर, उस बात पर फोकस रहेगा। अजय जी, हमारी कई सारे लोगों से बातचीत हुई, हमने उनसे नर्व्स टटोलने की कोशिश की उनकी, कि आखिरकार क्या उनको, आम जनता को क्या फायदा होगा। तो जो सबसे बड़ा टेक अवे एक और है, वो एजुकेशन के लिहाज से है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी हाईलाइट किया जब बायलैटरल टॉक्स हुई थी, कि जो मोबिलिटी होती है स्टूडेंट्स की, स्किल्ड मैन पावर की, उनको बहुत ज्यादा आसान बनाया जाए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। दूसरी बात हम देखें कि फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी है, टॉप की यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, उनको अप्रूवल मिला है कि वो इंडिया के अंदर अपने कैंपसेस को एस्टैब्लिश कर सकेंगे, और ऐसी 6 अन्य यूनिवर्सिटीज को
अप्रूवल मिला है कि भारत में अपने फिजिकल कैंपसेस को एस्टैब्लिश कर सकेंगे। इससे ऑस्ट्रेलियन नोहा और टेक्नोलॉजी के लिहाज से स्किल्ड मैन पावर को और मजबूत करने की दिशा के अंदर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते दिखाई देंगे। जो आपने अभी रूफटॉप सोलर की बात की थी, नो डाउट न्यूक्लियर के लिए यूरेनियम का सप्लाई वो बहुत बड़ा टेक अवे है। इनफैक्ट हर अखबार की जो लोकल न्यूज़पेपर है उसका जो टॉप हेडलाइन थी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो यही थी कि इंडिया सील्स द डील फॉर द यूरेनियम, बिकॉज 2009 के अंदर ये नहीं हो पाया था जब भारत ने अप्रोच किया था ऑस्ट्रेलिया को। बहुत बड़ा टेक अवे माना जा रहा है। और इनफैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूरेनियम के लिहाज से भारत ऑस्ट्रेलिया अपेरेंटली 4th लार्जेस्ट है, आप कह सकते हैं, प्रोड्यूसर है। जब यूरेनियम भारत को मिलेगा तो हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स है, जो पब्लिक सेक्टर है, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, उनको कहना कि यूरेनियम सप्लाई होगी, जिससे कि हम अपनी जो कैपेसिटी है, न्यूक्लियर कैपेसिटी, उसको बढ़ा सकेंगे। अभी भारत की कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 गीगावाट की है, जो टारगेट भारत कर रहा है कि 100 गीगावाट तक हम लेकर के जाए 2047 तक। तो ये एक और इंपॉर्टेंट टेक अवे, बिकॉज ग्रीन एनर्जी के लिहाज से हम लोग आगे जाएंगे, बिकॉज कई सारे एआई डेटा सेंटर्स भारत में खोल रहे हैं। गूगल की बात कर लीजिए, मेटा की बात कर लीजिए, मैसिवली अपने डेटा सेंटर्स को भारत में खोल रहे हैं और इनको चाहिए नॉन स्टॉप सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की। उसमें यूरेनियम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एजुकेशन के लिहाज से और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी जनरेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो हमारा जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ के आसपास जो एडिशनल फंड करेगा ऑस्ट्रेलियन सुपर, ये कुछ बड़े टेकअवेज के तौर पर आप देख सकते हैं। मिस्टर त्रिगुणात, अगर हम आपसे ये समझना चाहें कि क्रिटिकल मिनरल्स और पिछले कुछ वर्षों में, शायद 2 वर्षों में, हमने 35 देशों के साथ रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर के कोलैबोरेशन किया है। 24 पे करीब वार्ता पूरी हो चुकी है, 11 के साथ वार्ता हम लोग कर रहे हैं। लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ को लेकर के जो क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, साथ ही साथ इंडोनेशिया के साथ भी हमने निकल को लेकर के समझौता किया। तो क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई को लेकर के ये जो हम प्रयास कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया विजिट पर आपकी राय? देखिए अजय जी, मैं समझता हूँ, जैसे भी आपके कोलीग ने बड़ी अच्छी तरह से पूरी बात बताई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल क्योंकि है टेक्नोलॉजी में सुपीरियॉरिटी और टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूएशन, ताकि डिसरप्शन जो हमने विटनेस किया है पिछले कई सालों में उसको कैसे रोका जा सके। और उसके लिए भारत ने थोड़ा देर से लेकिन जरूर एक बड़ी शुरुआत की है और बड़े फोकस वे में किया है। तो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसमें हमारे यहाँ नहीं है उतने ज़्यादा, तो हमें डिपेंड करना पड़ता है डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर में, और उसको किस तरह से फिर प्रोड्यूस भी किया जाए। क्रिटिकल मिनरल खाली होना ही एक नहीं बड़ी बात है, उसकी प्रोसेसिंग जिसका अभी % से करीब ज्यादा चाइना करता है, इसलिए उसकी मोनोपोली है। तो भारत की जब आत्मनिर्भरता अगर हमें करनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास कुछ ऐसे सिक्योर्ड रिलायबल सप्लाईज हो जहां से हमें ये समस्या ना आए। तो इसीलिए जो आप देखिए, चाहे वो इंडोनेशिया में रहा हो या ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, या वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स की सप्लाईज के बारे में एग्रीमेंट जो साइन हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इस विजिट के अंदर वैसे तो क्वाड के पार्टनर हैं, तो बहुत सारी चीजें हम साथ साथ करते हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे रिश्ते, खासतौर से 2009 और 10 तक जब हमने पहली बार एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी साइन किया था, जिसको अभी रिन्यू किया गया है इस बार, और एडिशनल उसके अंदर इनपुट्स डालने के बाद में, चाहे वो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन में हो, साइबर सिक्योरिटी में हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हो, काउंटर टेररिज्म में हो, या ह्यूमन रिलीफ सप्लाईज वगैरह HADR जिसको बोलते हैं उसके अंदर हो। और एक सिमिलर अप्रोच जो है मैरीटाइम डोमेन के अंदर, जैसे अंक्लोज को हम रिस्पेक्ट करें ताकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कंटिन्यू रहे। भारत का इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, उसके अंदर बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। तो बायोफ्यूल अलायंस भारत ने किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने किया है। तो ये कोलैबोरेशन जो है बड़े स्ट्रेटेजिक भारत ने शुरुआत किया है। और इसी तरह एक मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप जो बनाया गया है, वो वंस अगेन जो हम लोगों ने पहले बात किया था कि उसमें किस तरह से हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें, कैसे जो हमारा जो गुड़गांव में जो फ्यूजन सेंटर है उसके साथ मिलाकर और कोलैबोरेशन बढ़ा सकते हैं इंडो पैसिफिक के अंदर में। और जो एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जैसे सबने कहा कि न्यूक्लियर सप्लाई जो रुकी हुई थी बहुत सालों से, हमको नहीं दे रहा था ऑस्ट्रेलिया, अब वो पूरी तरह से उसमें एग्रीमेंट हो गया है। और उससे भारत के जो हमारा विजन है, अपनी डाइवर्सिफिकेशन, जो हमारा जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। जी प्रोफेसर भारद्वाज, ऑस्ट्रेलिया पर अगर हम आपसे समझना चाहें, एक जो चीज़ शायद अभी हम लोग मिस कर रहे हैं,
वो है स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, और इसके साथ साथ जो स्टेट टू स्टेट कोऑपरेशन पर फोकस किया, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्नर के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। उसको आप किस तरह से देखते हैं? और जो ऑस्ट्रेलिया से नंदी की जो आइडोल आ रही हैं तमिलनाडु में, भगवान कार्तिक के आइडोल, और जो भद्रकाली के ट्राइडेंट को वापस ले आया गया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जुड़ी हुई है, उस पर हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की पुरुष टीम के कप्तान रहे स्टीव वॉ, महिला क्रिकेट टीम के कप्तान रही भारतीय मूल की लीजा स्थालेका के साथ भी मुलाकात की थी। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है, और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज पहुंचे मेलबर्न स्टेडियम। दोनों नेताओं के बीच आपसी विश्वास, गर्मजोशी और रिश्तों की प्रगाढ़ता स्पष्ट झलकी। स्टेडियम में उन्होंने मुलाकात की अपने जमाने के दिग्गज बैट्समैन और ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके स्टीव वॉ से। उनके साथ रही महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी लीजा स्थालेका। खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में खेल इंफ्रा, उभरती प्रतिभा और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी की चर्चा की। ऑस्ट्रेलिया ने विश्वास जताया कि खेल के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश साथ मिलकर साझेदारी को मजबूती देंगे। प्रधानमंत्री एल्बनीज के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। I are here to launch a roadmap for sport collaboration between Australia and India to strengthen our long-standing partnership. This roadmap will support practical cooperation in areas such as sports science and staging major sporting events, as well as broader opportunities in trade, tourism and investment. It will also build on new growing areas of shared passion. मेलबर्न स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने रग्बी खिलाड़ियों और उभरती हुई खेल प्रतिभाओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच देखकर कई बच्चों ने ऑटोग्राफ भी लिए। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट की कप्तान रह चुकी लीजा स्थालेका ने भारत में खेल प्रतिभाओं, विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों के बच्चों को अवसर देने वाली खेलो इंडिया पहल की सराहना की। I mean, we've seen it in the cricket that rural athletes, you know, they're very talented. And the same thing can be said here in Australia. A lot of our country kids, you know, there's not a lot of other activities for them to do. So they play sport and they play sport really well. So creating programs and infrastructure at the grassroots level is really important to basically harness the millions and millions of people that you have out there that could potentially represent India. भारत में दिसंबर में चेन्नई में बिग बैश लीग का आयोजन होगा। ये लीग आईपीएल की तरह ही T20 क्रिकेट का आयोजन है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों की एक मजबूत कड़ी क्रिकेट रही है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न स्टेडियम गैलरी का भी दौरा किया। गैलरी में सचिन तेंदुलकर और सर डॉन ब्रैडमैन की प्रसिद्ध तस्वीर भी मौजूद थी। मेलबर्न से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत लगातार कुछ वर्षों से फोकस कर रहा है। करीब करीब हर साल हम 4,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को किस तरह से आप देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों के साथ में है और ये हमको कहाँ लेकर के जाने वाला है? एक छोटा सा रिएक्शन प्लीज। बिल्कुल अजय जी, देखो सबसे अच्छी बात तो जो मोदी जी ने जो क्रिकेट को अपनी डिप्लोमेसी और भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों से जोड़ा, कि जिस तरीके से जो एजेंडा सेट होता है वो वनडे की तरह होता है और डिसीजन मेकिंग T20 की तरह होता है, और जो बेसिकली आगे पार्टनरशिप है वो टेस्ट मैच की तरह पे, तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया और भारत जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेट है, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स में है, कॉमनवेल्थ के दोनों मेंबर हैं, और जिस तरीके से कॉपरेशन से, तो सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी देता है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को, कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है अपने आप में, जो स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और स्पोर्ट्स के माध्यम से एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसोर्स जनरेट करता है। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि जो स्पोर्ट्स, हमको स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को दोनों के पार्टनरशिप के साथ में बढ़ाना चाहिए, चाहे वो T20 हो या IPL हो या विमेन क्रिकेट हो, हर तरीके से दोनों के बीच में कॉपरेशन बहुत जरूरी है। तो बेसिकली एक नया एवेन्यू क्रिएट कर रहा है कि जो क्रिकेट है वो बेसिकली दोनों देशों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डिंग करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा और दोनों की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, जो बेसिकली 3 E पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं लास्ट पॉइंट कहूंगा कि 3 E बहुत इंपॉर्टेंट है: इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एजुकेशनल कॉपरेशन और एजुकेशनल पार्टनरशिप, और एनर्जी ट्रांजिशन। और ये यात्रा में, मोदी जी की यात्रा में, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंटली डोमिनेट किया और उसको क्रिकेट से भी जोड़ा गया। बिल्कुल, धन्यवाद सर। अब हम चलेंगे इंडोनेशिया की तरफ, और 3 देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद होगा, सबसे पहले पहुंचे थे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और वहां पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने खुद एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के विमान को जब भारतीय हवाई क्षेत्र से इंडोनेशिया हवाई क्षेत्र में प्रवेश मिला, तब इंडोनेशियाई वायुसेना के फाइटर जेट्स उन्हें स्कॉट कर रहे थे। ये भव्य स्वागत दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती और बढ़ते रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच रक्षा, EVM, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष समेत कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हमारी संवाददाता आंचल जुड़ रही हैं, जो इंडोनेशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ हैं। आंचल, किस तरह से आप इंडोनेशिया के साथ ये जो समझौते हुए हैं उनको देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर जितना भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ और हमने इंडो पैसिफिक को लेकर के जो ख़ास तौर पर समझौता किया, उसको समेटते हुए कैसे आप इस यात्रा को परिभाषित करेंगे? अजय, प्रधानमंत्री का जो पहला पड़ाव था वो इंडोनेशिया था, और इंडोनेशिया ने बहुत खुले दिल से प्रधानमंत्री का स्वागत किया, बड़े भाव के साथ स्वागत किया, जहाँ जगह जगह हमने देखा था कि दीर्घायु, यानी कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते दीर्घायु हों। इंडोनेशिया में भी आप देखिए भारत का नाम आता है, इंडिया। और जिन तमाम समझौतों का लगातार हमने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए जिक्र किया, इसमें हम बात करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी की। हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबांग पोर्ट, कैसे हम स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट हैं, भारत और इंडोनेशिया अगर बात किया, सबांग पोर्ट को किस तरह से उसका गेटवे कहा जाता है। जब हम मलक्का स्ट्रेट्स की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक तौर पर जो समझौते हुए हैं वो कैसे दोनों देशों के आर्थिक स्वरूप को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाएंगे, ये हम देखेंगे। फूड सिक्योरिटी की हमने बात की, कैसे फूड सिक्योरिटी के लिहाज से जो 100 जिस तरह की जो उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज हैं वो दिए जाएंगे। जब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम कैसे प्रतिबिंबित होता है इंडोनेशिया के लिहाज से। सबसे इंपॉर्टेंट जो वहाँ का सिस्टम है पेमेंट का, क्रिस, और भारत का UPI सिस्टम, ये जल्दी इंटीग्रेट होंगे। अब इनके इंटीग्रेट होने से होगा क्या कि आपका जो ईज ऑफ ट्रैवल है और ईज ऑफ टूरिज्म, उसको बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। हमने देखा कि एजुकेशन के क्षेत्र में IIM बेंगलुरु अपना एक सेंटर वो है वहाँ स्थापित करने वाला इंडोनेशिया में। इससे अक्रॉस द रीजन, जब हम बात करते हैं आसियान की, जो वहाँ का यूथ है उसे उच्च पढ़ाई के लिए, खासतौर पर जो मैनेजमेंट स्टडी से जुड़े हुए कोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, उसके लिए बाहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं डिफेंस की, तो ब्रह्मोस पर विश्वास जताते हुए फिर से अगर हम देखें तो इंडोनेशिया उसमें भी भारत का अहम साझेदार बनकर एक साथ आ गया। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की अगर बात की जाए तो 2024-25 से ही वहाँ पर नो योर डायस्पोरा का इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहा है, और जिस तरह से कल्चरली हम इनरिच्ड है, हमारे टाइज डीप रूटेड है। हमने देखा कि प्रम्बनन जो मंदिर है उसके जीर्णोद्वार के लिए भी भारत ने जिस तरह से आगे हाथ बढ़ाया है, ये बताता है कि दोनों देशों के रिश्ते कई दशकों पुराने तो हैं ही, ट्रेडिशनली, आप कल्चरली
कॉन्सेप्चुअली, और अब इसको हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के साथ आगे लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। मिस्टर त्रिगुणायत, अगर हम सवांग एयरपोर्ट और अंडमान एयरपोर्ट के साथ में जो हम लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, उसकी रोशनी में आपसे समझना चाहें कि ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कितना इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा हाल हश्र ना हो, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो पहल है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं उनको भारत कहता है कि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, उनको बंद नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि वो ग्लोबल कॉमन्स या ग्लोबल गुड्स के रूप में माने जाते हैं जी। और इसीलिए जो हम इंडोनेशिया के साथ में मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि यात्रा रही। एक तो ये प्रधानमंत्री की पहली बायलैटरल विजिट, स्टेट विजिट मानी जाएगी, हालांकि चौथी विजिट थी उनकी वहां पर ये, और इसीलिए जो भी इतने सारे जो हमारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं 14-15 एग्रीमेंट्स, उससे क्लियरली दर्शाता है कितनी डाइवर्सिफाइड रिलेशनशिप है। लेकिन इस बार जो है 3-4 चीजों में मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस रहा है। कल्चरल तो है ही है, P2P कनेक्ट बड़ा पुराना एंशिएंट है हमारा उनके साथ में, मैरीटाइम नेबर्स हैं, ये भी कहीं बात है। लेकिन जो चीज वहाँ की हमें, मैं समझता हूँ ये 2-3 चीजों में बड़ा इंपॉर्टेंट, तो क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, लाइक निकल के बारे में। दूसरा, जो एक सेल वहां पर एक फैक्ट्री लगाएगा जिससे कि जो मैग्नेट्स चाहिए होते हैं उसको, वो मैंने पहले भी कहा अभी थोड़ी देर पहले कि किस तरह उसको प्रोसेस करेंगे, उसके काम में आएगा, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसी तरह से भारत की जो ऑप सिंदूर के बाद में जो हमारे इंडिजिनस इक्विपमेंट हैं, चाहे वो अस्त्रा मिसाइल्स हों या वो ब्रह्मोस मिसाइल्स हों, उसके बारे में बड़ा इंटरेस्ट था, उसकी नई बैटरीज को उन्होंने खरीदा है। तो ये एक तरह की एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस को दिखाता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चाहे वो मिनरल सेक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स में हो, सप्लाई चेन्स के अंदर में है, या एग्रीकल्चर, जैसा अभी कुलीग ने बताया कि हम 160 किलोग्राम कुछ इस तरह के वो टन्स उनको सीड्स वगैरह भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीजें इसके अंदर में एग्रीमेंट हुए हैं, वो काफी आगे ले जाएंगे रिश्तों को। दूसरी चीज ये है कि जैसा आपने देखा कि तीनों ही कंट्री बड़ी रोबस्ट डेमोक्रेसीज हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो भारत का जो ईवीएम सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला, उसमें जो है मैं समझता हूँ इंडोनेशिया काफी इंटरेस्टेड रहा है, और वो एक अच्छी बात रहेगी जो कि अगर वो इस्तेमाल करते हैं उसको, तो उनको देखने में पता लगेगा कि किस तरह से इससे फायदा उनको भी होगा और भारत को भी इसमें बड़ा फायदा होगा। जी। प्रोफेसर भारद्वाज, थोड़ा सा अगर हम ये समझना चाहें कि जो हम अपने पड़ोसी देशों में जो सांस्कृतिक इमारतें हैं उनके संरक्षण पर जो हम ध्यान दे रहे हैं भारत में, इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी को आप किस तरह से देखते हैं? और ख़ास तौर पर मैं फिर से आपसे पूछूंगा, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कितना इंपॉर्टेंट है, भारत की जो विदेश नीति है इंडोनेशिया के साथ इस द्विपक्षीय संबंध के लिहाज से कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर जो जोग्जकार्ता है, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी प्रभानन टेम्पल गए, वहीं पे बोरोबुदुर टेम्पल है। आप प्रभानन टेम्पल में देखिए कि एक अद्भुत टेम्पल है और इसमें सभी देवताओं के अलग अलग मंदिर हैं, और पूरा जो रामायण है वो पत्थर में खुदी हुई है, वो दीवारों में खुदी हुई रामायण है। और हमेशा शाम के टाइम में वहाँ पर रामायण का जो वो होता है, नाटक होता है। कौन सा रामायण है सर, संस्कृत वाला या हिंदी? कौन सा रामायण वहाँ पे? नहीं, वो बेसिकली भाषा इंडोनेशिया में होता है। इंडोनेशिया की भाषा है। अच्छा जी, इंडोनेशिया की मैं बात कह रहा हूँ। तो वहाँ पर भी भारत ने, अभी प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि उसका भी रखरखाव, क्योंकि वो यूनेस्को साइट है, और जो बोरोबुदुर टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, उसका भी रखरखाव की बात है। क्योंकि आप जब बोरोबुदुर टेम्पल जाएंगे तो जो बुद्धा की स्टैचू है उसकी सबकी गर्दन आधे से ज्यादा की गर्दन कटी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसमें भारत वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब बात आती है कि भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया और इंडोनेशिया से जुड़ने की, देखो 3 पॉलिसीज हैं जो भारत को इंडोनेशिया से जोड़ती है। एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, दूसरा ईस्ट एशिया समिट है, और तीसरा जो है आसियान जो डायलॉग है, उसके माध्यम से भारत इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब सवाल आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और आप ये मलक्का स्ट्रेट, जो न्यू नॉर्मल्स क्रिएट हो रहे हैं। देखिए, पहली बात कि जो यात्रा है तीनों देशों की, एक चीज एक मैसेज देती है कि ये जो यात्रा है ये क्या है, कि ये कोई ऐसा नहीं है एंटी चाइना एक ड्राइव है या अमेरिका का एक अल्टरनेटिव क्रिएट किया गया। ये बेसिकली भारत का और जो मिडिल पावर, इमर्जिंग मिडिल पावर है, इंडस्ट्रियलिस्ट पावर है, इमर्जिंग पावर्स है, उनका एक
ब्लॉक क्रिएट किया जा रहा है कि अगर इस तरीके के न्यू नॉर्मल्स क्रिएट होते जी हैं सर। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हो गए, मलक्का स्ट्रेट में, तो हम लोगों को जो फ्री नेविगेशनल राइट्स हैं उसको मिलेंगे। पैसिफिक रीजन, उसको कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे? तो बेसिकली ये जो पावर्स एक साथ आ रही हैं, तो ये जो पावर्स हैं उसका संतुलन। संजय सर, मेरे पास वक्त इतना ही है, मुझे क्षमा करिएगा। हम ज़रूर जो हमारे अगले प्रोग्राम्स होंगे उनमें हम आपके जो विचार हैं उनको शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर त्रिगुणाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमारी सहयोगी संवाददाता आंचल और अरुण इन अभिशंसिया, आपको भी शुक्रिया कहते हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तीनों देशों की जो पूरी यात्रा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, न केवल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बल मिला, बल्कि सबसे बड़ी बात कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक फ्री एंड फेयर रूल बेस्ड इकोसिस्टम बनाने में भारत ने एक वैश्विक समर्थन प्राप्त करने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की। इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।